भारतीय राजनीति में नया मोड़ और 30 बरस बाद अगर वाकई जादुई आंकड़ा कोई एक पार्टी अपने बूते छू सकती है तो उसके एक संकेत हैं ये एग्जिट पोल। हालांकि एनडीए गठबंधन के साथ है, लेकिन कितनी सीटें किस रूप में आएंगी बीजेपी की खुद की ये देखना होगा। लेकिन एनडीए को बहुमत के आसार पूरी तरीके से इस एग्जिट पोल में जो कि इंडिया टुडे और सिसरो ने मिलकर किया है। बीजेपी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इस मायने में कहीं हो चला है कि वाजपेयी के दौर में जब अयोध्या आंदोलन का जिक्र था और राम मंदिर की बात थी और देश भर में एक लहर की बात होती थी, जब अडवाणी रथ यात्रा पर निकले थे, क्या वो सारी चीजें अब पीछे छूट जाएंगी? ये तो 16 को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान बहुत साफ हैं। 261 से 283 यानी 272 प्लस माइनस आप देखिए 11 की स्थिति है। इन सारी स्थितियों के बीच कांग्रेस को करारी हार है। कांग्रेस सिर्फ अपने बूते अगर कहे तो वो हो सकता है 100 के नीचे सिमट जाए, क्योंकि यूपीए के साथ अगर मिलकर उसकी स्थिति बन रही है तो वो 112-115 के तक के ज्यादा नहीं बन पा रही है। थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट की भी स्थिति नाजुक है, वो 150 के इर्द गिर्द सिमट रही है। अब जो अगला राज्य है वो राज्य कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बीजेपी वहां जिन लोगों से समझौता करना चाहती थी उसका विरोध बीजेपी के भीतर से होता था। हम जिक्र कर रहे हैं कर्नाटक का। कर्नाटक की स्थिति क्या बनती है? कर्नाटक में एनडीए को 12% का मुनाफा अगर मिल रहा है। अच्छा, ये हम आपको ओवरऑल दिखला रहे हैं, पहले बतला दें जो सीटों का जिक्र हमने किया था ये उसके ओवरऑल की स्थिति है कि इस देश में अगर कितने फीसदी वोट किसे मिल रहे हैं। और शायद इसीलिए ये तस्वीर हमें बार बार दिखानी पड़ रही है, क्योंकि 272 में कोई भी नेता झूम पड़ेगा और 115 अगर कांग्रेस और गांधी परिवार की स्थिति आ जाएगी उसकी अगुवाई में, तो जाहिर है वो कहीं भी किसी ना किसी रूप में अपना मुंह तो जरूर छुपाएगा। लेकिन तीसरा मोर्चा क्या करे? इधर उधर दाएं बाएं देख के अपनी बात को सिर्फ प्रकट करना चाहता है और अपने तरीके से उसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। अब हम लोग कर्नाटक की दिशा में चलते हैं। कर्नाटक में बीजेपी को 6% वोट का लाभ हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार येदियुरप्पा का जिक्र था, श्रीरामालू का जिक्र हो रहा था, सुषमा स्वराज विरोध कर रही थी, बीजेपी के बीच इस बात को लेकर बहस हो रही थी। तकनीकी तौर पे देखा समझा जा रहा था कि कौन घोटालेबाज है, नहीं है, बेकार की बात है, वो तो मुक्त हो गए हैं, सारी बहस होती थी। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन वोट कम पड़े हैं। मतलब बहुत साफ है, कर्नाटक में लोग दिल्ली की सत्ता देख रहे थे और सत्ता में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी उनके जहन में होंगे, जो कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर थे। यही वजह है कि 19 सीट जो कांग्रेस की थी वो इस बार कम हो सकती है, 15 से 19 मैक्सिमम है, कुछ सीटें कम होंगी। लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी की मौजूदगी जो बढ़ रही है ये शायद कहीं बीजेपी के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि दक्षिण का दरवाजा कब कैसे किस रूप में खुलेगा इसका इंतजार बीजेपी लगातार करती रही। और यह भी आपको बता दें कि दरअसल केरल एक ऐसी जगह है जहां पर संघ की सबसे ज्यादा शाखाएं लगती हैं, बावजूद इसके बीजेपी कभी वहां नहीं पहुंच पाई। जेडीएस यानी देवेगौड़ा आपके जहन में आ रहा होगा, इनकी सीट कमोवेश जस की तस है, 3 सीट थी, 2 से 4 का मतलब 3 ही होता है। तो ये अलग अलग तरीके से वोट बैंक की सियासत में क्या राजनीतिक दल सिमट गया। रोहिणी के पास हम पहले सीधे चल रहे हैं जो बेंगलोर में मौजूद है। रोहिणी, जिस तरीके से ये स्थिति एग्जिट पोल दिखला रही है, क्या वहां पे मौजूदगी लोगों की इस पर सहमति जताती है या उनका कुछ और मानना है? अगर कुछ और मानना है तो क्या वजह है, और अगर येदियुरप्पा और श्रीरामालू मुद्दा नहीं बन पाए तो उसकी वजह क्या थी? दो बातें हैं। दक्षिण भारत की बात की है और खासकर कर्नाटक की बात की जाए तो क्षेत्रीय दलों की एक बात है कि कितनी सीटें वो जीत सकते हैं, और दूसरी बात है मोदी की लहर। क्योंकि कर्नाटक की बात किया जाए तो मोदी की लहर की बात बहुत हो चुकी है, बहुत दौरा कर चुके हैं नरेंद्र मोदी यहाँ पे, और दक्षिण भारत में किए ताकि वो बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा सीट ले आए। पर अहम बात यह है कि क्षेत्रीय दलों की कितनी प्रभाव हो सकती है। हमारे साथ दोनों दलों के हैं, कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं, उनसे आगे बात करते हैं। पहले सुभाष अग्रवाल जी, आप कांग्रेस से हैं, आप हमें बताएं, आपकी यहाँ पे विधानसभा में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी आप उतना वो नहीं इम्पैक्ट नहीं कर पाए जितना आप करना चाहते थे कर्नाटक में, क्यों? हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है कर्नाटक में, और 19 सीट तो आप दिखा रहे हो, कम से कम 22 सीटें कर्नाटक में कांग्रेस की आएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपका जो ओपिनियन पोल है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने 15 या 19 सीट दिखा दी तो उतनी आएगी, 22 सीटें कम से कम। इम्पैक्ट की बात कर रही हूँ, कितने आप लोगों से जाके बात करने की कोशिश की, आपने बहुत दिग्गज लोगों को खड़ा किए, नंदन नीलेकणी को भी खड़ा किए थे, तो आपको लग रहा है कि आपकी जो सिद्धरामैया जी जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, वो दौरा किए पूरे प्रदेश में,
फिर भी उतने सीट्स आपको लग रहा है जो आंकड़े आप सोच के रखे थे वही हमारे एग्जिट पोल में आपको दिखा रहा है? नहीं, तो 28 सीट में क्या आप हमको 32 सीट लेना चाहते हो क्या? 28 सीट में अगर हमारे 22 सीट या 19 सीट भी आती है वो भी बहुत अच्छी है। और नंदन नीलकणी जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं अनंत कुमार के सामने, जो 5 बार MP रह चुके हैं। नंदन नीलकणी जी जीत रहे हैं, ये आपको भी पता है। तो इससे अच्छा प्रदर्शन आप और क्या चाहते हो? मोदी की लहर बताया गया था और उस वक्त बहुत सारे लोगों को लेके आए थे वापस, श्री रामुलु हो, येडियुरप्पा हो। सबसे अहम बात इनको लेके आए आप ताकि आप सबसे ज़्यादा सीट लेके आए। क्या उनका प्रभाव हुआ है? देखिए, जो आप सर्वे दिखा रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कांग्रेस की सरकार को बने 1 साल हुआ स्टेट में, और उनका जो वोट परसेंटेज है वो 6% कम हो गया, और बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो 6% बढ़ा। ये मोदी वेव, जो मोदी जी के नाम पे जो लहर चली थी, उसका रिजल्ट है। जहाँ तक आप सीट प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं, पिछली बार बीजेपी के पास 19 सीटें थी, और हम उस परफॉर्मेंस को मैच करने की पूरी क्षमता रखते हैं। आप जब 16 मई को ये अब चुनाव के परिणाम आना शुरू होंगे तो आप देखेंगे कि हम उस आंकड़े के काफ़ी करीब होंगे। तो आपके ये जो एग्जिट पोल्स आपने दिखाए हैं, जो वोट शेयर है, आप उस पर अगर फोकस करें तो एक बहुत पॉजिटिव स्टोरी इमर्ज होकर आती है कर्नाटका से भी। आइए उनसे भी बात करें जो वोट डालते हैं। सबसे अहम बात ये, मैं आपसे ये पहला प्रश्न पूछूंगी, आपको लग रहा है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बन सकता है, कर्नाटक उसमें भाग ले आ सकते हैं, जहाँ के यूपीए हो या एनडीए हो, जिसकी भी सरकार है वो स्टेबल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, और मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी इसमें, और बीजेपी यहाँ से जितना प्रोजेक्टेड है उससे ज़्यादा अच्छा स्कोर करेगी। कर्नाटक में मोदी की लहर है, आपको लगता है कि मोदी की जो लहर थी वो उन्होंने बहुत दौरा किया था, दक्षिण भारत का भी किया था, केरल भी चले गए थे, तमिलनाडु भी गए थे, कर्नाटक में भी आए थे, मोदी की लहर है? देखिए, इस बार का जो इलेक्शन था वो यूथ सेंट्रिक इलेक्शन था, और जैसा कि जो हमें रिजल्ट्स या रिस्पांस सोशल मीडिया, यूथ का जो पार्टिसिपेशन इन वोटिंग, इन कैंपेनिंग रहा है, और जो इस समय मोदी को जो सपोर्ट यूथ से मिल रहा है, सो दैट इज़ फॉर श्योर कि इस बार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि बहुत सारे असेसमेंट किए हैं आप लोग, यहाँ नेशनल लॉ स्कूल में आपने डिबेट्स भी किए हैं, आप बताएं कि आपके असेसमेंट क्या है? देखिए, मुझे बहुत लगता है बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कांग्रेस ने अच्छा यहाँ परफॉर्म किया है। तो आप मध्य प्रदेश चले जाएं जहाँ बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो स्वाभाविक है कि अगर कांग्रेस यहाँ अच्छा परफॉर्म कर रही है तो यहाँ कांग्रेस की प्रो इनकम्बेंसी हो सकती है। भले ही देश में कुछ भी हो, पर यहाँ बहुत स्वाभाविक है कि बीजेपी यहाँ अच्छा प्रदर्शन ने जो राजनीतिक प्रयोग किया बीजेपी जो कर रही है उसके मतलब क्या? सुधांशु त्रिवेदी जी, एक्यूरेट नहीं होगा जितना दक्षिण में किला ढहा नहीं कांग्रेस का, कमोवेश स्थिति पुरानी ही बरकरार है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपका एग्जिट पोल जो दिखा रहा है कर्नाटक में, वह हमारी अपेक्षा से काफ़ी कम है। हमारी ये अनुमान है कि 2009 में हमें जितनी सीटें प्राप्त हुई थी उसके आसपास हम कर्नाटक में पहुंचने चाहिए थे। यदि आप ऐसा दिखा रहे हैं तो यह हमारे लिए थोड़ा सा अचरज का विषय है, परंतु फिर भी मेरा ये मानना है कि एग्जिट पोल काफ़ी हद तक सही होते हैं। उसमें अगर परसेंटेज ऑफ एरर को यदि हम अपने पक्ष में माने तो फिर यह अंतर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जहां तक आपने ये कहा कि दक्षिण में किला ढह नहीं पाया, मगर अगर आप देखें तो तेलंगाना हो या सीमांध्र हो, यहां तक कि तमिलनाडु में पहली बार वहां के कुछ छोटे क्षेत्रीय दलों ने सीधा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से किया। कर्नाटक में जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी यह स्थिति हो गई थी कि हम मुख्य प्रतिपक्षी दल भी नहीं हो पाए थे, और वहां पे यदि हमारा अब मत प्रतिशत आपके एग्जिट पोल के अनुसार 39% तक पहुंच रहा, 39% तक, तो मैं तो ये मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं सकारात्मक संकेत है जो कि दक्षिण में भाजपा के बढ़ते हुए प्रभाव का द्योतक है। जी शशि शेखर जी, एक सवाल यहां पर बड़ा साफ है, अगर ये एग्जिट पोल ही एक लिहाज से परिणाम में तब्दील हो जाए तो क्या ये माना जाए कि दक्षिण का दरवाजा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक नए तरीके से खुल सकता है और दक्षिण की राजनीति झटके में बदल भी सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि देश की राजनीति में जो पुराने चेहरे हैं, एक तो कुछ काल जर्जर हो गए हैं। अब जैसे डीएमके के हमारे कलिंगर हैं, मुझे लगता है कि उनका आखिरी चुनाव है, और जिस तरह की राजनीति, कलिंगर यानी कि करुणानिधि, वहाँ पर सब उनको कलिंगर बोलते हैं, तो करुणानिधि जिस उम्र में है, मुझे लगता है कि सक्रिय राजनीति बहुत दिन नहीं कर पाएंगे वो। तो एक जब सक्सेशन प्लान्स बन रहे हैं तो एक नए भारत को, एक नई राजनीति की भी तलाश है। और अगर बीजेपी खाता खोलने जा रही है तमिलनाडु में एक बार फिर से, तो ये एक बड़ा
नया संकेत है। और हम एक बात ये भी फील कर रहे हैं, आपके जो सर्वेज हैं, कि हर जगह एक तीसरी शक्ति का उदय होता हुआ दिख रहा है, जहाँ दो लड़ाइयाँ होती थी जी, भले ही वो आपका उदय पंजाब में होता हुआ दिख रहा हो या कुछ और हो, तो ये जगह वो भरेंगे। लेकिन सुधांशु जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पूरी पार्टी दिल मांगे मोरमय हो गई है क्या? टच नहीं किया अभी। कहेंगे कि जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो हमारी ये अब आशा है कि जो कुछ दिखाया जा रहा है उससे बेहतर आएगा, और एनडीए को बहुमत दिखाते हुए अधिकांश एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, और हमारा अनुमान है कि उससे ज्यादा सीटें हमें प्राप्त होंगी और देश को एक मजबूत और स्थायी सरकार प्राप्त होगी। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ये सवाल जो उठा दिया शशिशेखर जी ने, हमें लगता है इस पर थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी से जितना लाभ चुनाव में मिला, क्या सत्ता चलाने के दौरान आरएसएस उतनी खुली छूट दे देगा? जो वरिष्ठ हैं, जो खामोश रहे, क्या वो खामोश रहेंगे? ये सारे सवाल कहीं ना कहीं भविष्य के घर में हैं, और हर किसी को जनादेश में 16 तारीख का इंतजार। बहुमत मिल गया, लेकिन राजनीतिक तौर पर हर किसी की नज़र बिहार और यूपी की 120 सीटों पर जरूर है। खास तौर से जो नए गठबंधन बने, शायद जातीय समीकरण टूटे नहीं टूटे, इस हिस्से में हम जरा बात पहले करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको एग्जिट पोल के आंकड़े क्या हैं। हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता भी जुड़े हुए हैं। चूंकि स्टूडियो में मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता ए के वाजपेयी। आपको क्या लगता है, रामविलास पासवान का फैसला इसलिए सही था कि वो चुनाव जीत सकते थे बीजेपी के साथ आने से? चुनाव जीतना तो एक मुख्य कारण होता ही है सभी पार्टियों के लिए, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो हमारी पार्टी है, चाहे बीजेपी, और उसी के तहत रणनीति बनाई जाती है। लेकिन हमारी पार्टी के साथ जो हुआ वो थोड़ा अलग से है। कांग्रेस ने बड़े भाई के गठबंधन का धर्म जब नहीं निभाया, और उसके बाद जब मोदी जी का सामने विज़न आया पूरे देश के लिए, एसआईटी की सुप्रीम कोर्ट से जब क्लीन चिट मिली, तो उसके बाद पार्टी ने ये तय किया कि ये रास्ता ज़्यादा आसान रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा, और इसी के चलते हम लोग बिहार में एनडीए के गठबंधन में आए। एनडीए के गठबंधन में हम लोग पहले भी थे, आप याद करिए। हम अवसरवाद कह सकते हैं? अवसरवाद नहीं कहेंगे इसको परिस्थितियों का बदलाव कहेंगे आप। जब हम एनडीए छोड़ के आए थे उस वक्त परिस्थिति कुछ और लगी। आपका भी परिस्थितियों का बदलाव और जनता दल यूनाइटेड का भी परिस्थितियों का बदलाव। राजीव रंजन जी, फैसला सही रहा गलत रहा, इस पे बहुत बहस हो गई है, लेकिन चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए। ये चुनाव लग रहा था कि जेडीयू लड़ रहा है हारने के लिए, ये कहां तक सही है? देखिए वाजपेयी जी, आपने देश की राजनीति को काफी नजदीक से देखा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये राजनीतिक चुनौतियों को आमंत्रित करने के जैसा ये फैसला निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी का था, लेकिन बिहार में जो जमीनी जो संकेत है वो निश्चित तौर पर वो एग्जिट पोल से मेल नहीं खाते हैं, और एग्जिट पोल 2004-2009 में पहले भी पूरी तरह से निष्प्रभावी रहा है, और उसके जो आंकड़े थे उनके मुकाबले चुनाव परिणाम बिल्कुल बदल गए थे। हम आज भी आश्वस्त हैं कि बिहार की सीटों पर ज्यादा से ज्यादा प्रभावकारी भूमिका हमारी होगी, और हम सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बनकर के बिहार में उभरेंगे। निश्चित तौर पर जो बिहार के जमीनी संकेत हैं वो इसकी ओर इशारा करते हैं, और काम की जो मजदूरी की बात हम अगर कर रहे हैं तो एक सकारात्मक एजेंडे के साथ बिहार में नीतीश कुमार जी गए, और उनकी पार्टी और कार्यकर्ताओं ने भरपूर मेहनत की है, और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि परिणाम हमारी अपेक्षाओं की कसौटी पर आएंगे, और हम पूरी तरह से चुनाव में अपनी बड़ी भूमिका के साथ उभरेंगे। मनोज झा जी, एक परिस्थिति लोक जनशक्ति पार्टी के सामने आती है, एक परिस्थिति जेडीयू के सामने आती है, और इन परिस्थितियों का लाभ आरजेडी को मिल जाता है, ये कहा जा सकता है? पुण्य प्रसून जी, मैं इसको लाभ हानि से कम इस चुनाव को नहीं देखूंगा। जीत हार से 15 चुनावों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल बीते 15 चुनावों को छोड़ दें, ये जो 16वां चुनाव है लोकसभा का, इस चुनाव में कुछ मौलिक मुद्दे हैं, नतीजे जो भी हों, लेकिन हमने इस पक्ष के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया कि मुल्क में चुनाव जीतने हारने से बेहतर है मुल्क के लिए खड़ा होना। हो सकता है कि पॉपुलर मैंडेट को हम ना समझ पाए हों, लेकिन ये बता सकता हूं कि इतिहास में ये गिना जाएगा कि जब इस तरह की हवा बहाने की कोशिश हो रही थी तो कौन कहां था। हम तब कम से कम खुले मन से कह पाएंगे कि हम उस तथाकथित लहर के साथ नहीं थे, और बड़ी प्रबलता से, सबलता से अपनी जनता के साथ थे कि हिंदुस्तान की जो आत्मा है वो महदूद रहे, वो बची रहे, महफूज रहे। निगाहों में और निशाने पर अभी भी नरेंद्र मोदी हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, इतिहास के पन्ने जब जब पलटे जाएंगे तो जाहिर है बिहार यूपी को बार बार देखा गया है, क्या यह मान लिया जाए
जो दाव आपने चला नरेंद्र मोदी को लेकर, उसने बिहार और यूपी की समूची राजनीति को ही झटके में बदल दिया, ये कहा जा सकता है। देखिए, जब भी इस देश में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है तो उत्तर प्रदेश और बिहार ने उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस बार जो आपने कहा कि दांव हमने नहीं चला, संयोगवश या दुर्भाग्यवश जनता दल यू ने वह परिस्थिति उत्पन्न की कि वह दांव स्वतः हो गया। हमारा जदयू का जो गठबंधन था उसमें एक सामाजिक समीकरण भी था, वह सामाजिक समीकरण अलग हुआ और दुर्भाग्यवश जनता दल यू राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक उसी प्रकार के अल्पसंख्यकवाद के कोरस में शामिल हो गया, विकास के मुद्दे को छोड़कर। जैसा भी राजीव रंजन जी ने कहा कि जब पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें मिली थी तो देखिए ट्रेंड जो था वो जदयू भाजपा गठबंधन के पक्ष में था, हमें बहुत सीटें मिली। तो अगर हम आज का ट्रेंड देखें तो उस निष्कर्ष के आधार पर तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमने अभी एग्जिट पोल के वो स्थिति दिखाई नहीं है बिहार यूपी की, लेकिन श्वेता हम चाहते हैं 2 या 3 रिएक्शन जो आपके साथ जनता है, जरा उससे पूछिए जो दाव बिहार में खेला गया सबसे ज्यादा लाभ किसे हुआ? जी प्रसून, यहाँ पर सिर्फ जनता नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं। नुमाइंदों से तब पूछेंगे जब हम एग्जिट पोल दिखा देंगे, अभी जनता से पूछिए। की बात कर रहे हैं, खड़े यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि विधानसभा में जो माना तो यही जाता है कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए यूपी का रास्ता नापना ही पड़ता है। 80 सीट है लोकसभा की। तो आइए पहले बात इस 80 लोकसभा सीट की जो कि एग्जिट पोल हुआ है उसमें क्या नजारा निकल कर आ रहा है। 80 लोकसभा सीट में सबसे पहले बात हम कर रहे हैं दरअसल कितने फीसदी वोट किसके हक में। बीजेपी के पक्ष में 21% वोटों का रुझान कहीं ज्यादा है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, चलिए उस तरफ बढ़ जाते हैं, 11% समाजवादी पार्टी के हिस्से से खिसक रही है। बीएसपी के वोट बैंक में बहुत कम सेंध लगी है, 0.4%। कांग्रेस जबरदस्त सेंध लगी है, 15% की सेंध लगी है, 11% पर आकर टिक गई है। 39% वोट बीजेपी प्लस जोड़ना जरूरी नहीं है, बीजेपी अपने आप में काफी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर इसे सीटों में तब्दील कर दिया जाए तो 80 सीटों पर क्या हो सकता है। राहुल गांधी हाँफ रहे हैं क्योंकि 4 से 6 सीट सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में 2009 में 26 सीट तक जीती थी, अब 4 से 6 सीट, बहुत बुरी गत है। लेकिन कमाल है कि तमाम कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ही भरे पड़े हैं, लेकिन अमित शाह गुजरात से आते हैं, बिसात बिछाते हैं और नरेंद्र मोदी यहां पर ताली बजा रहे हैं क्योंकि 10 सीट से 48 से 56 तक की स्थिति, ये स्थिति बता रही है। अगर 56 तक की स्थिति देख रहे हैं तो आपके जहन में याद आ सकता है जब राम मंदिर का मुद्दा पूरे इफॉन पर था और उस समय जब अडवाणी और वाजपेयी की जोड़ी चल रही थी तो यही वो आंकड़ा है जहां तक ये लोग पहुंचे थे, 56 या 57 सीट थी। उस आंकड़े को छू रहे हैं उत्तर प्रदेश में विकास के नारे के साथ। नरेंद्र मोदी के लिए यह बहुत बड़ी जीत। बीएसपी 20 सीट से वोट में कमी नहीं आई, लेकिन बीजेपी के वोट इतने बढ़ गए कि वह 20 से खिसक कर 6 से 10 सीट तक पे आ रही है। यह बीएसपी की स्थिति है। समाजवादी पार्टी सत्ता में है उत्तर प्रदेश में विधानसभा में, लेकिन 23 सीट से खिसक कर 10 से 14 यानी आधी सीटें उसकी भी जा रही है। और जिनकी भी सीटें कम हो रही हैं वो सारे लाभ और कहीं नहीं बीजेपी के हक में जा रहे हैं। अदर्स की तादाद में 2 से 4 स्थिति, वो 2 से 4 कौन सी स्थिति है ये देखने की बात होगी, क्योंकि बनारस में ये बार बार कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं। इस बात का जिक्र कई तरीके से हो रहा था, लेकिन इस पर चर्चा हम आगे बढ़ें और सीधे हम मंजना के पास चले। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राय साहब एक सवाल बड़ा सीधा सा आपसे। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने जिस लिहाज से दस्तक दी, अमित शाह ने जो बिसात बिछाई, क्या छत्रपों की सियासत अब आने वाले वक्त में खत्म हो चली? नहीं वाजपेयी जी, 2 साल से करीब करीब एक काम चल रहा था ब्रांडिंग का। उस ब्रांडिंग से बीजेपी ने कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से मैं लगातार, भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु जी शायद बैठे हुए थे, मैं लगातार ये पूछ रहा हूँ कि मोदी जी की विदेश नीति क्या होगी, क्या परिवर्तन होगा, मोदी जी की आर्थिक नीति क्या होगी, वर्तमान से क्या परिवर्तन होगा, शिक्षा कृषि नीति इत्यादि इत्यादि। मुझको जवाब नहीं मिला। कभी शेर और भैंसे की बात हुई और कभी और इसी तरह की बातें उनके मुंह से सुनने को मिली। ये सही है कि प्रचार का एक बड़ा तंत्र इस्तेमाल किया गया
और ऐसी बातों का भी इस्तेमाल किया गया जो इतने बड़े कद का नेता जिसको प्रधानमंत्री की दौड़ में माना जा रहा हो उसे अपेक्षित न हो। जैसे खुद को यह कहना कि मैं एक नीच जाति में पैदा हुआ हूं। उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी से बार बार सवाल पूछा कि आप बताइए कि आपकी निगाह में देश की कौन सी जाति नीच है। जवाब नहीं मिला। पे बात कर लें। बनारस में आप क्या सोच रहे हैं परिणाम जो आएंगे उसके क्या है? सरदार पटेल और अनुप्रिया पटेल की फोटो को बराबर में इस्तेमाल करना, इस तरह की चीजें की गई, कहीं न कहीं आत्मविश्वास की कमी है। मैं इस एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज करता हूं। उसी तरह से जिस तरह से पिछले चुनाव में हमको 160 से ऊपर सीट नहीं दी जा रही थी और 224 सीटें आई हैं, मैं इस एग्जिट पोल को यहां पर खारिज करता हूं। अंजना, सीधे वहां लोग मौजूद हैं आपके साथ बहुत सारे। हमको लगता है पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत का रंग बदल रहा है क्या? बिल्कुल यही सवाल पहले पूछते हैं, लेकिन उससे पहले बनारस अपने लिए ताली बजाए क्योंकि रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। तो बनारस की जनता ने रिकॉर्ड वोटिंग के जरिए कम से कम काशी की जीत जरूर हासिल कर ली है। तीन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक पांडे जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, पीयूष अवस्थी साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ है, राजेंद्र त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए, लगता है सुंदर सपना बना रहा? नहीं, मैं सबसे पहले काशी की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने, नतीजे के पहले धन्यवाद कर दीजिए। बिल्कुल देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी वोटिंग की। दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूं आपका जो एग्जिट पोल आ रहा है कि 39 सीट दिखा रहा है, उस 16 तारीख को कम से कम 55 सीट से कम अगर आई तो आप हमसे बताइएगा। उत्तर प्रदेश में 55 कमल खिल के जा रहे हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। 16 को मिलने के लिए तैयार रहिएगा फिर पांडे जी, 16 को तैयार रहिएगा मिलने के? बिल्कुल, मैं आप तैयार हूँ। ठीक है, क्या हुआ ये जो कांग्रेस का सपना टूट गया? एक सेकंड, ठीक है, प्लीज बातचीत होने दीजिए, एक सेकंड। ये कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा हुई है कैसे हो गई? मतलब कम से कम एग्जिट पोल के नजरिए जो दिख रहा है, एक झलक देख सकते हैं जो एनार्की फैलने वाली है, वो एक सिंबल आप पीछे देख सकते हैं। कांग्रेस की दुर्दशा जिसे आप बखान कर रहे हैं मैम, ये एग्जिट पोल के आधार पे आप बता रही हैं। ये एग्जिट पोल का खोखलापन हम पहले भी देख चुके हैं, काशी की जनता देख चुकी है, और हिंदुस्तान की जनता देख चुकी है। ज्यादा फैक्चुअल बातें, ऑथेंटिक बातें 16 तारीख को होंगी तो बेहतर होगी। हमें पूरा विश्वास है कि अजय राय की शख्सियत के आधार पर हम बनारस के हर बूथ पर बड़ी मजबूती से लड़े और एक कंफर्टेबल मार्जिन से हम बनारस में जीतने जा रहे हैं। हम बड़े दावे के साथ ये कहना चाहते हैं कि बनारस में जीत रहे हैं। बनारस में हम जीतने जा रहे हैं। हर बूथ पे हम बहुत ही मजबूती से लड़े हैं। हर वर्ग ने अजय राय की शख्सियत को सलाम किया है। हम काशी की जनता को नमन करते हुए उनके योगदान को उस पर भी बातचीत करेंगे। बीएसपी और एसपी दोनों के लिए ये सवाल, भारी पड़ गए मोदी? बिल्कुल भारी नहीं पड़े हैं। विधानसभा के चुनाव में आप मुझे 160 सीटें दिखा रहे थे, जब खुला तो पता लगा कि 228 सीट पर हम पहुंचे थे। तो हम पूर्वानुमान जो आपका है उससे हम सहमत नहीं हैं। रही बात दूसरी, अभी हमारे साथी ने कहा कि हम 55 पर, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें। उत्तर प्रदेश के अंदर जब 16 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी उभरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कहीं से। मैं इस पर अब चाहती हूँ कि कुछ आम लोग जो यहाँ के हैं बनारस के, आपको क्या लगता है ये नतीजे क्या कह रहे हैं? नतीजे बहुत साफ हैं। मोदी जी की सरकार बहुत ही जल्द बनने वाली है और हम काशी वासियों का बहुत ही इसमें अहम योगदान रहा। काशी को क्या चाहिए? काशी को क्या चाहिए? अपने सांसद को मोदी चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ मोदी चाहिए। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों की राय लेते हैं कि सिर्फ मोदी ही मुद्दा, मोदी ही उम्मीदवार, या उससे आगे विकास, सड़कें, सब कुछ चाहिए? कौन बोलेगा इधर से? बोलिए। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय हम लोग 272 प्लस में आ चुके हैं और ऐसा ही हम लोग हैं। तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? नहीं मैडम, हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ तक अनुमान है कि 272 प्लस है। अच्छा, तो आपको लग रहा है एकदम मतलब जबरदस्त तरीके से उनकी सरकार बनेगी? बोलिए। मैडम, यहाँ पे लाइट और सड़क की दुर्व्यवस्था जो चल रही है, खड़े हो जाइए। यूपी सरकार जो बनारस के साथ भेदभाव कर रही है लाइट के मुद्दों पे, अमेठी और जगह जो हुआ 24-24, 18-18 घंटे लाइट मिलती, लेकिन बनारस के अंदर में मुश्किल से 6 से 8 घंटे लाइट मिलती है, जो पढ़ाई के लिए और यहाँ के उद्योगों के लिए इतना बुरा असर पड़ रहा है। लकड़ी के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं, बुनकर त्रस्त हो गए हैं लाइट न होने की वजह से, कारखाने बंद। बदलेगी सूरत, ये उम्मीद है आपको? आप बोलिए। मेरे को लगता है कि ये सूरत कभी नहीं बदलेगी जब तक सपा की राज नहीं आएगी। मोदी के आने से कुछ नहीं होगा। मोदी आएंगे यहाँ, वापस गुजरात चले जाएंगे। चलिए, लेकिन ये तो है ना, आप कह रहे थे बिजली नहीं, हम रह रहे इतने दिनों से यहाँ रोज बिजली कटती है क्या? नहीं, 6 घंटे नहीं, अब तो कितने घंटे आ रही है बताइए साहब? अरे
18 घंटे 20 घंटे आ रही है बिजली बिल। 18-20 घंटे बिजली आ रही है, डंके की चोट पर आ रही है, डंके हर जगह जनरेटर से शोज कर रहे हैं हम, बिजली क्या बात कर रहे हैं। आपका समय बिजली कटौती के समय संयोग से आप कर लेनी, ऐसी बात नहीं है। 18 से 20 घंटे। और सुनिए, एक पार्टी के कार्यकर्ता आरएसएस के, उनको 6 घंटा बिजली दिखाई पड़ रही है। कुछ और मैं चाहती हूँ आम लोग भी अपनी बात रखें प्लीज। यहाँ पे बिजली, पानी और सारी चीज का दिक्कत है। ये सपा सरकार जो बोल रही है कि यहाँ पे 12 घंटे 14 घंटे बिजली है, ये चुनाव में केवल ऐसा दिखा रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी सोए रहे ना, अभी की पार्टी के थे। नहीं, मुरली मनोहर जोशी कभी नहीं सोए रहे, कभी नहीं सोए रहे। उन्होंने विकास के मुद्दे पे काम किया है, उन्होंने सड़क पे मुद्दे पे काम किया और अपने फंड से उन्होंने सड़क सारी चीजों बनाया है। काशी में बदलाव की लहर वास्तव में चल रही है। भाजपा के कुशासन से काशी की जनता मुक्ति चाहती है और इन्हीं काशी तो यूपीए के भी कुशासन से चाहिए, तब क्या होगा? अगर जो गलत है उसको हटाना चाहते हैं तो आप हटाएं, लेकिन अगर इन्हीं भाजपा के शब्दों में मैं जवाब दूं, सही में काशी के लिए बिल्कुल मैं यही कहने, उनकी भी भावनाएं हैं। राहुल क्या आराम से आराम से, अच्छे दिन आने वाले हैं राहुल जी, अपने नानी के घर जाने वाले। बिहार की 40 सीट, हर किसी की नजर। क्या वाकई लालू यादव रिवाइव कर रहे हैं? क्या वाकई जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी को लाभ हो रहा है? क्या वाकई नीतीश को घाटा हो रहा है? क्या हो रहा है, आइए जरा देख लेते हैं 40 सीटों पर क्या स्थिति है। ये शुरुआत में कितने फीसदी वोट किसके हक में है? बीजेपी के पक्ष में 7% वोट स्विंग कर रहे हैं पक्ष में, जो कि 41% तक बीजेपी को पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू में देखिए -8 का मतलब है कि इतने वोट उससे कम हो रहे हैं। एक दौर में दोनों, या पिछले चुनाव तक ही दोनों साथ थे, लेकिन कांग्रेस प्लस के भी वोट अच्छे नहीं है। ये -12 की स्थिति में है, अन्य में 18 की स्थिति है, जिसको 12% का लाभ हो रहा है। कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद यादव खड़े हैं। कांग्रेस की स्थिति में 8 से 12 ठीक है। राहुल गांधी जिस मूड में है नजर आ रहा है तस्वीर में, ठीक है। 6 से 8 से 12 पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है। बीजेपी को लाभालाभ है, 12 से सीधे डबल की स्थिति आ रही है, 21 से 25 तक की स्थिति। और तीसरी स्थिति जेडीयू की बनती है, जिसके लिए बहुत बड़ा नुकसान, 20 सीट से सीधे 4 से 6 सीट तक की स्थिति बन रही है। अन्य की स्थिति में 2 सीट पहले थी, 1 से 3 कमोवेश वही स्थिति में आकर खड़े हो रहे हैं। श्वेता, अब हमें लगता है जरा वहां पूछिए कि क्या बिहार के नए राजनीतिक समीकरण बिहार में ही सबसे ज्यादा हुए? बिहार ही मुद्दा बना, नरेंद्र मोदी सबसे पहले बिहार में ही इशू बने, वहां से उदय होता है नरेंद्र मोदी का। ये सियासत बिहार के लोगों को अच्छी लगी? प्रसून जी, देखिए यहाँ पर जिस तरह की राय आ रही है वो लोगों से ही ले लेते हैं। क्या अफसोस है आपको, क्या अफसोस है आपको कि साथ छूट गया है? हमको कोई अफसोस नहीं है, लेकिन ये जो सीटें दिख रही हैं जेडीयू की, सीटें जो दिख रही है 16 तारीख के उल्टा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ये 9 बजे जो लोग बैठे हुए हैं, आज नीतीश जी का दिन है कि लोग बैठे हुए हैं। पहले आपके चैनल पे चलिए इतनी सुरक्षा ही नहीं थी कि लोग यहाँ पर इतने बजे तक बैठे रहते। बात सही है आपकी इस मामले में, लेकिन सीटों के मामले में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। लगता है भारतीय जनता पार्टी और उसके बीच में जो जेडीयू के बीच में बंटवारा था विकास का, वो ज्यादा श्रेय बीजेपी लूट के ले गई। नहीं, विकास हमने ही किया, हमारे पास विभाग था, हमने किया, हमने दिखाया। ये तो मिड डे मील कांड कर, ये जो 25 सीटों से ऊपर दिखा रहे हैं वो उस पर खुश? आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। अभी जो परिणाम सामने आए हैं उससे बहुत आगे जाएंगे और इनका खाता नहीं खुलेगा, ये औंधे मुंह गिरने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस ने आपका साथ ले लिया, आरजेडी का साथ ले लिया कांग्रेस ने, तो कांग्रेस का भला हो रहा है। कांग्रेस का भी भला हो रहा है, आरजेडी का भी भला हो रहा है। ये जितना एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल आप दिखा रहे हैं, जो ये प्रचार और प्रसार देश में जिस तरह से दिखाया जा रहा है, बिहार में कोई हवा नहीं है, सारा हवा लालू प्रसाद निकाल दिया। 16 तारीख को आप लोगों के हिसाब से ये आपको सही लग रहे हैं नतीजे? नहीं। चलिए प्रसून जी, यकीनन बिहार की राजनीति में नए नए संकेत उभरे। में ब्रेक के बाद लौटते हैं, तब चर्चा होगी बिहार यूपी की सियासत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो झोंक पड़ा है, क्या वो राजनीति में बहुत बड़ी बदलाव लाने की स्थिति में है, या सिर्फ ये एग्जिट पोल की बात?